चलो मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। पहले कंसंट्रेशन टॉपिक में पहले बात हुई थी कि भाई कंसंट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम लोग इन जनरल वे में समझे तो इन जनरल वे में हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसको आप डिजॉल्व कर रहे हो उसका अगर हम सर्टेन अमाउंट देखते हैं इन सॉल्वेंट और इन सॉल्यूशन तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। सपोज हमने बोला 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया हमने वाटर में और सॉल्यूशन बना दिया 1 लीटर, तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 200 ग्राम पर लीटर। भाई 1 लीटर में 200 ग्राम डिजॉल्व किया आपने, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं या स्ट्रेंथ भी कभी कभी बोलते हैं। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ एस से डिनोट करते हैं या ग्राम पर लीटर बोलते हैं। अब ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है इसको डिफाइन करने के, इसको डिनोट करने के, इसको मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं या आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। और मेथड्स कह सकते हो, किस मेथड से आप मेज़र कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग के लिए। अब सपोज आपको राइस मेज़र करना है तो आप यूनिट कौन सी लेते हो, केजी में मेज़र करते हो। वाटर मेज़र करना है तो इन जनरली हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं। तो किसके लिए कौन सी यूनिट, किस चीज़ के लिए कहाँ पे कौन सी यूनिट यूज़ होगी वो हम बात करते हैं कि भाई कहाँ पे आप कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट यूज़ करोगे। तो कंसंट्रेशन के यूनिट में अगर हम बात करें तो सबसे पहली यूनिट आती है जिसका लास्ट टर्न पे इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने आपको, परसेंटेज बोलते हैं। तो दिस परसेंटेज इज डिफाइन एज लाइक W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज और W/V परसेंटेज। 3 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ऊपर जो W डिनोट कर रहा है, ऊपर की जो यूनिट डिनोट कर रही है सॉल्यूट को डिनोट करेगी और नीचे वाला जो होगा ये सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। इतनी बात समझ आती है सबको। W/W परसेंटेज को हम लोग मास बाई मास परसेंटेज या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। अब मतलब क्या है, किसी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें 100 ml सॉल्यूशन ले लो आप कोई, और सपोज उसमें x ग्राम सॉल्यूट है आपका, 100 ml सॉल्यूशन है और x ग्राम उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है आपने, तो इसका अगर W/W परसेंटेज आप बोलोगे तो दैट कम्स x। मतलब सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व है, कितने ग्राम से डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड W। सॉरी यहाँ W था ना, तो ये 100 ग्राम बोलेंगे, दोनों ग्राम आएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम आपने डिजॉल्व किए हैं, दैट इज W/W परसेंटेज। अगर V/V की बात करो तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम आ जाएंगे। मतलब 100 ml सॉल्यूशन है आपका, उसमें हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, उसको हम बोलते हैं V/V परसेंटेज।
और W/V में क्या करते हैं, 100 ml सॉल्यूशन में हाउ मैनी ग्राम डिजॉल्व, इसको हम लोग बोलते हैं W/V परसेंटेज। सबका एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो। सबसे पहले मान लो हम बोल रहे हैं W/W परसेंटेज का एग्जाम्पल। हमने बोला कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सॉल्यूशन तो 100 है और उसमें 10 ग्राम आपने शुगर डिजॉल्व किया है, तो 100 ग्राम में जितना शुगर का अमाउंट हम डिजॉल्व करते हैं उसी को W/W परसेंटेज बोलते हैं। तो इस सॉल्यूशन का W/W परसेंटेज आ जाएगा 10%। क्लियर है बात? अब अगर हमें इसको फॉर्मूला से निकालना है तो W/W परसेंटेज ऐसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ग्राम्स में लेना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो भी यही आएगा। सॉल्यूट का अमाउंट, शुगर सॉल्यूट है इसमें 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 है टोटल, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 10% आएगा। सबको क्लियर है ये बात? सब लोग यस बोलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कोमल, आयुष, अब V/V परसेंटेज की बात करते हैं। V/V परसेंटेज की अगर बात कर लो तो इसमें 100 ml सॉल्यूशन ले लो और उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट आप डिजॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे V/V परसेंटेज। तो अगर हम बोलते हैं इस तरीके से, 100 ml सॉल्यूशन है आपका एंड अमाउंट ऑफ शुगर इज 50 ml। शुगर आपने 50 ml लिया है, शुगर सॉल्यूट है और सॉल्यूशन आपने बना दिया, तो V/V परसेंटेज क्या आ जाएगा, V/V परसेंटेज आ जाएगा 50, क्योंकि 100 ml सॉल्यूशन में जो ml डिजॉल्व होंगे शुगर के उसी को बोलते हैं। अगर फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला से ऐसे निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V/V है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 है, शुगर 50 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% आ जाएगा। अगर मान लो हम ऐसे लेते हैं, हम बोलते 10 ml C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इथेनॉल यूज करते हैं, इसको हमने डिजॉल्व किया है किसमें, वाटर में डिजॉल्व किया है, एंड सॉल्यूशन इज 500 ml। टोटल सॉल्यूशन कितना बनाया है, 10 ml इथेनॉल लिया, उसको 500 ml वाटर में मिक्स करके 500 ml टोटल सॉल्यूशन बना दिया। अब आपको बोल रहे हैं V/V परसेंटेज निकाल लो इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो निकाल लेते हैं। V/V परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या आप ऐसे लिख सकते हो ml ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ml ऑफ सॉल्यूशन, जितना टोटल सॉल्यूशन है उसके ml ले लो और सोल्यूट के ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सोल्यूट के 10 ml है
और सॉल्यूशन 500 ml है ना, डिवाइड कर लो उसको, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? W/V की बात करेंगे तो उसमें फॉर्मूला सीधे सीधे ये आ जाता है। इसमें सोल्यूट का तो अमाउंट लेना पड़ता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ता है। मतलब सोल्यूट के आपको ग्राम्स चाहिए और सॉल्यूशन के आपको ml चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एक तरीका था कंसंट्रेशन को डिनोट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। क्लियर है? फर्स्ट जो तरीका था वो था स्ट्रेंथ, या इसको हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर। सेकंड जो तरीका है वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में 3 तरीके के हमने पढ़े। अब फोर्थ को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चाहे क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ में कर लें। C2 नहीं, वाटर है और CH3OH है, ये दोनों लिक्विड है, ठीक है। CH3OH है 5 ml और वाटर हमने मिक्स किया है 300 ml, ठीक है। और बोल रहे हैं परसेंटेज निकालना है V/V। चलो कैसे करें बताइए। विधि बताएंगी? आ सकता है, विधि बताइए कैसे करूं। क्या करूं बताइए विधि। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही रखे ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है क्वेश्चन। सोल्यूट इसको मान रहे हैं तो दोनों ही लिक्विड, तो ये 5 ml हो जाएगा। और हाँ, आपका कुछ नेटवर्क इशू है। और सॉल्यूशन बोलेंगे तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिलाना पड़ेगा, आपको टोटल वॉल्यूम देखना पड़ेगा ना। तो 305 आ जाएगा भाई। 300 तो ये तो सॉल्वेंट था, हमें तो सॉल्यूशन का चाहिए, फॉर्मूला में तो सॉल्यूशन लगाना पड़ता है। तो 5 सोल्यूट का है और दोनों को टोटल कर दिया तो सॉल्यूशन का आ गया 305, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 1 पॉइंट में कुछ आएगा। क्लियर है बात? ये परसेंटेज आ जाएगा। अब देखो, एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ppm एंड ppb। ये जब अमाउंट बहुत कम होता है ना, जैसे वाटर में कोई इम्प्योरिटी हो, फ्लोराइड की इम्प्योरिटी है, किसी भी रेडिकल की इम्प्योरिटी चेक करते हैं, मतलब जो सोल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में है, तब ऐसी यूनिट्स को यूज़ किया जाता है ppm ppb को। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन और इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना।
जो अभी हमने परसेंटेज पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस है। परसेंटेज में हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे 100 ml सोल्यूशन होना चाहिए या 100 ग्राम सोल्यूशन होना चाहिए, और उसमें जितना अमाउंट सोल्यूट का होगा, एक केस में ml था, एक केस में ग्राम था, जितना अमाउंट सोल्यूट का होगा उसको हम बोलेंगे क्या, परसेंटेज। यही तो बोलते थे। अब पीपीएम में क्या है, एक वर्ड आ गया है मिलियन और एक वर्ड आ गया बिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 10⁻6 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ml सॉल्यूट है, ये जो नंबर होगा उसी को हम बोलेंगे पीपीएम। इसका मतलब ml ऑफ सॉल्यूट dissolve in 10⁻6 ml of solution is called ppm। क्लियर हुई बात। परसेंटेज में सॉल्यूशन कितना देखते हैं हम लोग, 100 ml, और यहाँ पे पीपीएम में सॉल्यूशन टोटल कितना होना चाहिए, 10⁻6 होना चाहिए। 10⁻6 ml में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वही आ जाता है हमारा पीपीएम। तो पीपीएम निकालने के लिए फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर पीपीएम निकालना है तो पीपीएम निकालने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा। वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज में करते थे ना, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻6 से। अब ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका मतलब आप ग्राम भी ले सकते हो और आप ml भी ले सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर आप एक सोल्यूट का ग्राम ले रहे हो तो सॉल्यूशन का भी ग्राम लो, और अगर सोल्यूट का आप ml ले रहे हो तो सॉल्यूशन का भी ml लो, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 से। क्लियर। अभी क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। पीपीबी समझ लेते हैं। पीपीबी का क्या मतलब है, यहाँ पे बिलियन आ गया। बिलियन कितना होता है, 10⁻9 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग (10⁻9) ml of solution is called PPB। फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। आपको क्या करना है, 10⁻6 की जगह 10⁻9 कर देना। क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। बोल रहे कि वाटर सैंपल है हमारे पास, इस वाटर सैंपल में फ्लोराइड की इम्प्योरिटी है और हमने देखा कि वाटर सैंपल का 500 ml हम लेते हैं तो उसमें फ्लोराइड है 0.0005 ग्राम। तो क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है इन ppm। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है कौन सी यूनिट में, ppm में। सॉल्व करें। देखो ppm निकालना है तो ppm इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ग्राम में दिया है तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी ग्राम में दिया होगा, दोनों सेम दिया होगा। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ कर दिया। अब सोल्यूट कौन है? सोल्यूट आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड की इम्प्योरिटी डिजॉल्व है। और ये वाटर क्या है? सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि वाटर तो आपका वैसे अगर प्योर वाटर लेते तो सॉल्वेंट होता, उसी वाटर में फ्लोराइड डिजॉल्व है, तो फ्लोराइड हो गया आपका सोल्यूट, और पूरा ये जो वाटर है वो सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन का अमाउंट 500 ग्राम है और फ्लोराइड का अमाउंट 0.0005 दिया हुआ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये है आपका 1 2 3 4 डिजिट के बाद अगर इसको ले जाते हो तो ये ऐसे आ जाएगा। सेम आ गया, देख रहे हो? ऊपर भी 500, नीचे भी 500, तो ppm 1 आ गया। क्लियर है सबको? कोमल, क्लियर हुआ? ठीक है, ppm निकाल लिया ऐसे हम लोगों ने। बस ppm और ppb में ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर ग्राम रखने हैं तो नीचे भी ग्राम रखना है, ऊपर ml रखोगे तो नीचे भी यूनिट सेम रखनी है। अब देखिए, अब कंसंट्रेशन के असली वाले यूनिट शुरू हो रहे हैं जिनसे सवाल खूब आते हैं। अभी तक तो ये क्या थे? बहुत इजी वाले थे। अब जो सबसे अच्छा वाला जिसको हम कहते हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? देखो, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको। होता क्या है? ये सॉल्यूशन है अपना, मोल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये सॉल्यूशन मान लो आप 1 लीटर ले लो, ठीक है, और इसमें सॉल्यूट के x मोल्स डिसॉल्व कर दो। हाँ, कहाँ? V/W तो बहुत पीछे था, कहाँ गए? देखो, एक ये वाला W/V, देखो W/V में ये इस साइन को याद रखना है। V/V है तो ये सोल्यूट का अमाउंट है, ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन 100 ml, सोल्यूट ml में जितना भी होगा वो होगा V/V। अगर W/V की बात करो तो वॉल्यूम होगा 100 ml और आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब ग्राम्स जितने भी सोल्यूट के डिजॉल्व होंगे वो आपका आ जाएगा W/V परसेंटेज। अब जैसा फॉर्मूला है जैसा यहाँ पे साइन है वैसा ही आपको फॉर्मूला में भी रखना है। यहाँ पे W है, ये सोल्यूट का है तो सोल्यूट के ग्राम्स, और ये V है सोल्यूशन के तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको ग्राम में ले रहे हो तो इसको ml में लोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल किया, इसमें दो चीज़ों को मिक्स किया था, दोनों लिक्विड थे, दोनों के वॉल्यूम गिवन थे और हमें निकालना था V/V। तो V/V के लिए सोल्यूट का भी वॉल्यूम चाहिए, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम चाहिए। सोल्यूट आपका CH3OH था, क्वेश्चन में गिवन था, तो सॉल्यूशन आपका 300 + 5 हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन होता है दोनों का एडक्ट, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर ppm था, ppm और ppb में डिफरेंस क्या है? ppm में 10⁻⁶ यूज़ करते हैं, ppb में 10⁻⁹ यूज़ करते हैं। जैसे परसेंटेज में था 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट आपका सोल्यूट का डिजॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ppm में 10⁻⁶ ml सोल्यूशन में कितना आपका अमाउंट डिजॉल्व है सोल्यूट का या सॉल्वेंट का,
उसको हम लोग बोलते हैं ppm, और अगर 10⁻⁹ ले लो तो उसको ppb बोलते हैं। इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल में फ्लोराइड का अमाउंट दिया हुआ है इतना, और आपका सॉल्यूशन टोटल दिया हुआ है 500 ग्राम। तो हमने अमाउंट ऑफ फ्लोराइड डाल दिया, नीचे सॉल्यूशन का डाल दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से कर दिया, तो जो अमाउंट आया, जो वैल्यू आई, दैट इज कॉल्ड ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? अब नया और इम्पॉर्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मोलैरिटी। ठीक, तो मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी की अगर बात करो तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के 1 लीटर हैं तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला हम देखें तो फॉर्मूला आता है इसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, गिवन मास बाय मोलर मास, यही तो बताया था, gm/mm। ये याद कर लो एकदम। तो मोल्स अगर सॉल्यूट के निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, gm/mm। और वॉल्यूम सॉल्यूशन को अगर v से डिनोट करो, यहाँ पे लीटर ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं लीटर, तो ये मोलैरिटी आ जाएगी कैपिटल M। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, gm/mm मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसकी यूनिट बोले कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की यूनिट होगी, ऊपर आपके मोल्स आए थे और नीचे हमने लीटर्स लिए थे, तो मोल्स पर लीटर, यही तो यूनिट होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये जो मोलैरिटी है, अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में गिवन है तो मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे इस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है वॉल्यूम से। तो अगर किसी भी आपके कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट में वॉल्यूम आता है तो वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट बताओगे आप उसको, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। और अगर वॉल्यूम नहीं आएगा फॉर्मूला में तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। जैसे अभी तक हमने पढ़ा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। इसके पहले हमने पढ़ा था W/V परसेंटेज, तो वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चेंज आएगा उसकी वैल्यू। V/V की बात कर लो या W/V की बात कर लो, सब में वॉल्यूम आ रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है बात? अब मोलैरिटी पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 ml of solution. Calculate molarity. तो हमें पता है कि मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं हमको तो क्या करें, सॉल्यूट के गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दें।
मोल्स तो ऐसे ही निकलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लो, 250 ml दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.25 लीटर आ जाएगा। और इसका गिवन मास सॉल्यूट इसमें NaOH है, इसका मास कितना दिया हुआ 10। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो NaOH का। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 116 होता है, ऑक्सीजन का टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 40 आता है। तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 0.25 तो है। वन आ गया। यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। क्लियर है बात? ये मोलरिटी का सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोलरिटी के और क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट molarity of solution which have 25 gram of H2SO4 in 10 ml of solution। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml है और 25 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया गया उसमें। तो मोलरिटी निकालनी है तो निकाल लें। Gm/mm मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास 25 है सोल्यूट का मास लेना है, ये ध्यान रखना। और H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, सल्फर का 32 होता है। सो ये आ जाएगा अप्रॉक्सी 98। लगा देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 10 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। आंसर आ जाएगा, निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बात? हाँ, कौन सी? इसके पहले वाली? ये वाली कह रहे थे? बताइए क्या हो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन? हाँ, 2 वॉल्यूम 250। आपकी आवाज कट रही है। विधि आप बोल रहे हो ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है ना, उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया उसमें, तो 0.25 आ गया लीटर। कोई दिक्कत है?
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं इसको फिर से कैलकुलेट करके बताती हूँ। आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो आप। आपको मैं एक बार और कैलकुलेट करके बताती हूँ, है ना? फिर उसके बाद आप पूछना। आपकी क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, पर मुझे जो लग रहा है, मुझे समझ में आया कि आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज। ठीक है, मैं फिर से कर देती हूँ इसी स्टेप को। यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पे ही हो रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर देते हैं इसी स्टेप। देखो क्या चाहिए हमको, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए सबसे पहले, और फिर दूसरी चीज़ हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर लीटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता लग जाए और मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लग जाए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने के लिए GM/mm करना है हमें। तो मोल्स पहले अलग से निकाल लेते हैं। गिवन मास 10 ग्राम है और मोलर मास हमने NaOH का निकाल लिया, 40 होता है। तो ये 1/4 आ गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.25 आ जाएगा। यस और नो? मोल्स आ गए इतने। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना है नीचे, और वो वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में निकालना है। तो लीटर में कैलकुलेट करते हैं। 250 ml दिया हुआ है आपका, उसको लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये 0 से 0 उड़ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0.25 आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, आप सिंपली फॉर्मूला में रख लो भाई। मोल्स हमने अलग से निकाल लिया, वॉल्यूम लीटर में अलग से निकाल लिया, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक, उसमें भी 1 आ रहा था, वो मैं समझ गई कि आप कैलकुलेशन में कहीं पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं इसमें वो हो सकते हो, तो आप दोनों को अलग अलग निकाल लो, सीधे सीधे अलग अलग निकाल के फिर निकालो, वही आंसर आएगा सेम टू सेम। देखो मोल्स निकाल लो पहले। 25 ग्राम H2SO4 है। H2SO4 का मोलर मास 98 है। ये मोल्स आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो लीटर में। ml में दिया हुआ है 10 ml, तो लीटर में निकालोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 0.01 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो। मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको अगर डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे 2 0 तो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। ये इतना मैथ्स तो आता ही होगा ना? ठीक है, 2500 डिवाइडेड बाई 98 इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मोल्स पर लीटर में। क्लियर? जो भी आए मुझे नहीं पता। 25.51, अच्छा हाँ आ सकता है, क्योंकि अगर इसको ये 98 लिया हमने, अगर हम 100 ले लेते तो 100 से डिवाइड करते तो 25 आता ना। लेकिन हमारी नीचे वाली वैल्यू 100 से छोटी है, तो 25 पॉइंट कुछ में जाएगा आंसर। अब क्लियर हुआ विधि? अब देखो, ये तो थी मोलैरिटी, इसी से मिलती जुलती एक होती है मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है देखो, ये भी मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिया था ना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, 1 kg सॉल्वेंट में आप सोल्यूट कितने मोल्स डिसॉल्व करते हो, वही होती है उसकी मोलैलिटी। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला होता है ये
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वहां पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट की अगर बात करो तो ऊपर मोल्स है और नीचे केजी है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल्स पर केजी बन जाएगी। ऐसे ही तो यूनिट बनाते हैं हम लोग, जैसे प्रेशर की बनाते हो F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही तो बनाते हो यूनिट। वैसे ही यहाँ पे बन गई मोल्स पर केजी। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये लाइन आपको याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। मतलब अगर मैथ्स आती है तो, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करते तो। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो आपको मैंने बताया जिसका भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे देखो, जब आप ऊपर मोल्स ले रहे हो और नीचे केजी ले रहे हो, और मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे भी केजी ले रहे हो, तो ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, सब तो मास है, कहीं पे वॉल्यूम है नहीं। तो ये टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर है बात? जिस यूनिट के भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, बाकी सब क्या होंगे, जिसमें भी मास आएगा केवल, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन की मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे थोड़े से, पहले तो सिंपल करते हैं। 20 ग्राम C2H5OH dissolve in 22 gram of water, calculate molality। तो आपको पता है C2H5OH को डिसॉल्व किया जा रहा है, इसका मतलब C2H5OH क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट का अमाउंट है 20 ग्राम, इसका मतलब गिवन मास है 20 ग्राम। तो मोल्स निकाल लें C2H5OH, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 20 और C2H5OH का मोलर मास अलग से निकाल लो। कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अगर इसका पूरा टोटल कैलकुलेट करें तो ये आता है कितना, 24 + 5 + 16 + 1, तो दिस कम्स 22, 22 + 24 हो जाएगा 46। मोलर मास 46 आ गया, मोल्स आ गए। अब मास ऑफ वाटर लेना है इसमें, क्योंकि वाटर इसमें सॉल्वेंट है। 22 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। अब अगर हमें निकालना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आ जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्व कर लेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं आपके 20/46 और मास ऑफ वाटर है 0.022। सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल उड़ाओगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना इसको। ये कितना आ गया,
जो भी आ गई वैल्यू आप निकाल लेना। ये आ जाएगी आपकी 10,000 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 11। यूनिट होगी मोल्स पर केजी। क्लियर है सबको? हाँ, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिखती जा रही हूँ, कराती जा रही हूँ, तो मुझे आंसर मेरे पास है नहीं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं आए हुए हो तो। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और मैंने आए हुए छाटे थे ना आपको कराने के लिए, उनको भी करा देते हैं। चलो भाई, पहले एक करते हैं हम लोग। टू 2019 में इनका क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ऑफ शुगर required to prepare 2 liter of its 0.1 m, ऐसे कैपिटल M लिखा होता है ना, इसका मतलब मोलरिटी गिवन है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट वाटर है। इज, ऑप्शंस आर गिवन टू यू, 17.1 ग्राम, 68.4 ग्राम, 136.8 ग्राम and 34.2 ग्राम। ठीक है, सबने देख लिया क्वेश्चन? स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन किसका बनाया गया। शुगर है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में सॉल्यूशन बनाया गया, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, और मोलरिटी दी हुई है 0.1 m। लिखने का मतलब होता है मोलरिटी 0.1 m, तो मोलरिटी गिवन है 0.1। आपको अमाउंट ऑफ शुगर निकालना है, इसका मतलब गिवन मास निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ आ नहीं सकता। फॉर्मूला हमको पता है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो करते थे। मोलरिटी क्वेश्चन में 0.1 गिवन है, तो मोलरिटी की जगह 0.1 रख दो। गिवन मास हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास शुगर दिया हुआ है और शुगर में भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा है C12H22O11, सुक्रोज है ये, तो इसका मोलर मास अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन के 12 हैं, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 कार्बन का। हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 का 22, ऑक्सीजन का होता है 16। टोटल अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक इसका ये आता है 180, मुझे जो याद आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 180 है। वॉल्यूम इन लीटर क्वेश्चन में पहले से गिवन है 2 लीटर। गिवन मास ही तो निकालना है, निकाल लेंगे। GM इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 0.2 हो गया और 36 आ जाएगा आंसर। 36 तो कोई आंसर ही नहीं दिया। कहाँ गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या कैलकुलेशन?
अच्छा, कितना आ रहा है? नहीं, ऑप्शन तो यही है, लेकिन अपना आंसर तो 36 आ रहा है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, ये टोटल जोड़ लिया, ये 144 था, इतना नहीं आएगा, ये ज़्यादा आएगा ये वाला। एक मिनट, इसको ऐड करके देख लो एक बार, ये सही ऐड किया है। इसका मोलर मास, ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होगा? 144। ये 22, और ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना होगा? 11 6 जा 66, और 11 6 जा 66, तो आप 66 में 6 और प्लस कर दो तो आ जाएगा आपका 72। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। मोलर मास इसका कैलकुलेट करो ना ज़रा। C12H22O11 का मोलर मास कैलकुलेट करो ऐड अप करके। 12 इंटू 12 144, 22 इंटू 1 ये आ गया 22, 11 इंटू 16 कितना आएगा ये वैल्यू बताओ। हाँ, वही मैंने कहा ना, मोलर मास कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। ये 342 आ रहा है। ये 180 जो मुझे याद आ रहा था ना, ये ग्लूकोज का होता है शायद। मोलर मास आता है इसका 342 सुक्रोज का, इसी वजह से गलत हो रहा था। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 342 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो अब आ जाएगी अपनी वैल्यू, जो भी आएगी वही अपनी वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेंगे, इसको आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 342। अब क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? 68.4। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है सबको? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बोल रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको कार्बन का बाय मोल इन मीथेन। मतलब क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगर मीथेन के 100 मोल लेते हो आप, तो उसमें कार्बन के कितने मोल होंगे, ये बात पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, तो देखो, अभी लास्ट टाइम पे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम फॉस्फेट करके कुछ, तो मैंने बोला था अगर इसका आप 1 मोल लेते हो इस कंपाउंड का, तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन होगा और 1 मोल 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा। इतनी बात समझ आती है सबको? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोलर कंपोजिशन पूरा हम देखें तो 1 मोल मीथेन में टोटल में अगर देखो तो टोटल आपके कितने हैं? 1 मोल आपका कार्बन है और 4 मोल आपके हाइड्रोजन है। ये बात है।
अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना किसका है, कार्बन का। तो इसका मतलब मोल ऑफ कार्बन, जिसका परसेंटेज निकालना है उसके मोल्स ऊपर रख दो, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो कार्बन के मोल्स हैं 1, टोटल मोल्स हैं 1 + 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या आ जाएगा, 20%। ये आपसे किसी भी एटम का मोल परसेंटेज पूछा था। यहाँ पे हमें अमाउंट से, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हमें सीधे सीधे पूछा था कि अगर आप 100 मोल लेते हो CH4 के, तो उसमें कार्बन के कितने मोल होंगे, ये बात पूछी गई थी सीधे सीधे। क्लियर है? नहीं नहीं, वो तो मीथेन क्वेश्चन इतना ही है, ऑप्शंस आपके पास हैं। मीथेन का फॉर्मूला तो आपको खुद ही से याद रखना होगा। अभी तो ये शुरू हुआ है, क्या समझ रहे हो? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि 10th की केमिस्ट्री और 11th-12th की केमिस्ट्री में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, सारे सब्जेक्ट में लग रहा है आपको? अच्छा, मैं सारे सब्जेक्ट का तो मैं कैसे बता पाऊंगी, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री में आपको बहुत, केमिस्ट्री कई बार बच्चों को क्यों शुरू में जब नया वो स्टार्ट करते हैं 11th में, तो उनको थोड़ा सा टफ लगती है। बेसिकली होती नहीं है पर लगती है। उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न मैं बता देती हूँ आपको एक मोटी मोटी बात में। जैसे मैथ्स करते हो आप, तो मैथ्स क्या है, मैथ्स बेसिकली, मैथ्स में बहुत ज़्यादा ऐसा रटने वाला काम नहीं है, फॉर्मूला वगैरह रट लो। मैथ्स अगर एक तरीके से सोचो तो जितना मैं अपने थॉट प्रोसेस से सोच पाती हूँ, उतना मैं सोचती हूँ कि मैथ्स एक तरीके का आर्ट है। आप उस आर्ट को, फॉर्मूला अप्लाई करते हो, चीज़ों को अप्लाई करते हो, कंबाइंड करते हो और क्वेश्चंस को निकालते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैथ्स एक तरीके का बहुत बढ़िया स्किल है। मैथ्स मतलब जिसको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसका दिमाग उस तरीके से चलने लगा जैसा कि IIT मांगता है, तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो। फिज़िक्स में क्या होता है, फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, फिज़िक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन वगैरह तो आता नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइव एग्जांपल में आप देख पाते हो। जैसे सपोज आप फ़ैन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो, तो फ़ैन के अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बात तो सही है कि हाँ, आपको जो टीचर दिखाता है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है, और आप ऐसा थोड़ी है कि घर पे बैठ के फ़ैन को पूरा तोड़ फोड़ के डिटेक्ट करके खोल के आप देख रहे हो। नहीं, वैसे नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा है कि भाई हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके जो भी आपके ये होते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, उससे हमको एयर, हवा मिल रहा है। बेसिकली हवा आपका रोटेट हो रहा है और आपको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी मिली, मतलब कुछ ना कुछ देख पाते हो। बायो है, बायो में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें लाइव एग्जांपल होती, बट केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स होते हैं नो डाउट, पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के याद करके, जैसे जब हम पैदा होते तो हमको, मतलब जब पैदा होते हैं तब नहीं, जब 5th 6th या 1st क्लास में नर्सरी में जाते हो तो अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है ना,
ABCD छोटे बच्चे को सिखाते हैं हम लोग, तो ABCD सिखाते तो ऐसा थोड़ी ABCD कहीं दिखाते हैं, एक लिखा हुआ दिखाते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, कुछ लाइव ऐसा कुछ थोड़ी दिखाते हैं उसको। वो एक पढ़ते पढ़ते करते करते फिर उसकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है वो। ABCD तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ईजी है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, छोटे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखते सीखते 12th के एंड तक आप जब जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा अब तो हमें केमिस्ट्री आने लगी, अब तो हमने ये सीख लिया। फिर भी आपको लगेगा कि अच्छा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि बहुत वास्ट है। दूसरा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। देखने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी और बहुत हायर क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं, वो भी बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। तो वो साइंटिस्ट लेवल पे वो चीज़ें होती, इसलिए क्या होता है बहुत सारा, जैसे हमने बोला मीथेन है, तो अब मीथेन हम कहाँ दिखा दें आपको, हम कोई, हमें भी टीचर ने नहीं दिखाया, तो हम तो अभी आप बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसका एक मॉडल दिखा देंगे हम कि ऐसा होता है वैसा होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे एक बच्चा होता है आपका, आप ABCD सिखाते हो, फिर उसके बाद आप उसको बड़ी बड़ी स्पेलिंग सिखाते हो, ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग सिखा रहे हो, इसकी सिखा रहे हो, उसकी सिखा रहे हो, वो सीख जाता है पर धीरे धीरे सीखता है। तो केमिस्ट्री में ऐसे क्या होता है, बट केमिस्ट्री में गिव अप नहीं करना होता है आपको, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी। हो सकता है कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसको मीथेन का फॉर्मूला तुरंत क्लिक ना करे, लेकिन अभी दो चार जैसे लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के होंगे, आपको कुछ मॉलिक्यूल अपने आप याद हो जाएंगे। बात कुछ समझ में आई? ठीक है। तो केमिस्ट्री ऐसा डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, मतलब लगातार लगे रहोगे, यू विल फाइंड अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास ऑफ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं PPT में मैंने डाले हैं IT लेवल के, उसको आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट उसमें मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, बाय बच्चा।